नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 मामलों में निरंतर वृद्धि को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करने के बाद ये घोषणा की। उक्त घोषणा दिल्ली एलजी अनिल बैजल के साथ अरविंद केजरीवाल की बैठक के बाद की गई। हालांकि ये कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं को वीकेंड कर्फ्यू से मुक्त रखा जाएगा। सरकार ने ये भी घोषणा की है कि वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए कर्फ्यू पास जारी किए जाएंगे, जो पहले से ही नियोजित है। दिल्ली सीएम ने घोषणा की कि दिल्ली में इस तरह की शादियों में शामिल होने वाले लोगों को सप्ताहांत के कर्फ्यू के दौरान उनके कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए ई पास जारी किया जाएगा। वो हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अभी फिलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। और मेरी मीडिया से भी निवेदन है कि जब आप दिखाते हैं कि इन 3 अस्पतालों के अंदर सारे बेड खत्म हो गए, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम प्रॉब्लम हो गई। दिल्ली में इस वक्त भी 5000 से ज्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। आज मेरी सुबह से कई मीटिंग्स हो चुकी है। हम और भी बड़े स्तर के ऊपर बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि और ज्यादा बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को सही इलाज, समय पे इलाज मिल सके। लेकिन स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज है, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज है कि ये शादियों का सीजन है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और खासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस देके उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतजाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहां बैठ के खाने की इजाजत नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज्यादा सख्त किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हम आपके लिए लगा रहे हैं, आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं, आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं, आपकी जिंदगी के लिए लगा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको काफी तकलीफ होगी, लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे और पूरा साथ देंगे, सरकार का, मेरा पूरा साथ देंगे कि ये रेस्ट्रिक्शंस इस वक्त लगाने कितनी जरूरी हैं।
इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को पालन करने के लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के सहयोग की अपील करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम जरूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। नमस्कार। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को तेजी से बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर सार्वजनिक आवाजाही पर राज्यव्यापी कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 लागू की। हालांकि इस आदेश में अधिवक्ताओं के कार्यालयों को छूट प्राप्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। यदि संबंधित न्यायालय, ट्रिब्यूनल या कमीशन ऑफ इंक्वायरी काम कर रहे हैं तो अधिवक्ताओं के कार्यालयों को न्यूनतम स्टाफ के साथ यानी 50% कर्मचारी के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में मृत पत्नी के पति और ससुराल वालों को बरी किया। इस मामले में कोर्ट ने देखा कि शादी के 2 महीने के भीतर पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। ये देखते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर पूरे परिवार यानी ससुराल वालों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के गंभीर अपराध के लिए कलंकित नहीं किया जा सकता कि शादी के 2 महीने के भीतर वैवाहिक घर में पत्नी की मृत्यु हो गई। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर और न्यायमूर्ति साधना एस जाधव की खंडपीठ ने 29 जून 2012 को सेशन कोर्ट के फैसले को पलटा, जिसमें पति और परिवार के अन्य सदस्यों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A, 302, 304B, धारा 34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के तहत दोषी ठहराया गया था। बेंच ने देखा कि पत्नी लड़की के माता पिता ने जल्दबाजी में विवाह कर दिया गया क्योंकि उन्हें उनकी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया था। लड़की के माता पिता का ये फैसला लड़की की इच्छा और उसकी शिक्षा के खिलाफ था। न्यायालय ने यह भी कहा कि आत्महत्या तनाव की स्थिति में की गई थी। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल जज को न्यायिक अकादमी में विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता है। कोर्ट ने ये टिप्पणी ये देखते हुए की कि ट्रायल कोर्ट के जज ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम पोक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को सजा सुनाते हुए संस्कृत के श्लोक और स्वर्गीय जगजीत सिंह की गजलों को संदर्भित किया। कोर्ट ने ये कहते हुए सजा के आदेश को पलटा कि ट्रायल में सामने आए सबूतों में किसी भी अपराध का गठन नहीं होता है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने दिल्ली दंगों की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए जेएनयू के छात्र नताशा नरवाल और देवंगाना कलिता की याचिका पर आज दिल्ली सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वो कंप्यूटर, इंटरनेट वेबसाइट का उपयोग और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अंडर ट्रायल कैदियों की फिजिकल बैठक सुविधा के साथ प्रार्थनाओं पर जवाब दे। अदालत ने कहा कि मामले की पिछली सुनवाई में उसने सरकार को फिजिकल मुलाकात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट सुविधाओं के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कुछ प्रार्थना पत्रों पर एक स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया था, जो सरकार द्वारा दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने बुधवार को कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संस्कृत को भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रस्तावित किया था, क्योंकि वे भाषाओं को लेकर होने वाले विवाद से अवगत थे। सीजेआई बोबड़े ने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी MNLU के शैक्षणिक भवन के उद्घाटन समारोह में कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर लोगों की सामाजिक और राजनीतिक जरूरतों को समझते थे। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।